हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है। और ये कहानी उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले के एक छोटे से गांव की है। तो इस गांव का नाम है तिवारीपुरवा। इस गांव में एक दादाजी रहा करते थे और ये कहानी आज से करीब 70 से 80 साल पहले की बात है। और इस कहानी को मेरे एक रिलेटिव जो कि उसी गाँव में रहते हैं, जिनका नाम दिनेश है, उन्होंने मुझे बताया था। और मैंने जब और लोगों से पूछा तो उन्होंने भी इस कहानी के बारे में बताया कि हाँ, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है और इस गांव के छोटे छोटे बच्चे को इस कहानी के बारे में पता है। तो आप कभी भी अगर आपको लगे कि ये कहानी झूठी है तो आप कभी भी जाकर इस गांव में पूछ सकते हैं कि भाई ये कहानी सच्ची है कि नहीं। मैं आपको एग्जैक्ट पूरा बता दूंगा इस गाँव का लोकेशन क्या है और ये गाँव कहाँ पर है। तो शुरू करते हैं ये कहानी। चेयर का साउंड आ रहा होगा, सॉरी। तो ये कहानी शुरू होती है आज से करीब 70 से 80 साल पहले। और उस वक्त गाँव का माहौल बहुत ही ना लाइट हुआ करती थी, ना ही इतनी अच्छी सड़कें थी, ना ही इतने साधन थे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको अच्छी से इस्तेमाल किया जा सके और अच्छे से जिया जा सके। हाँ, उस वक्त लोग बहुत मेहनती हुआ करते थे, निडर हुआ करते थे। और उस वक्त गांव के लोग पशुपालन मतलब गाय भैंस बैल आदि को पालना बहुत पसंद करते थे और उनको परिवार की तरह ही रखते थे। तो ये कहानी एक दादाजी की है जिनका नाम रामकिशन था। वो दादाजी वैसे तो बहुत ही बहादुर, बहुत ही अच्छे और बहुत ही स्वस्थ इंसान थे। गांव के सभी लोग उनसे बहुत ही प्यार से और अच्छे से बात किया करते थे। और वो काफ़ी बुजुर्ग थे और उनको ज़िंदगी का काफ़ी अच्छा तजुर्बा भी था। उन दादाजी के पास 2 बैल थे। दोनों बैल बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी जाति के थे। वो नानपारा या कहीं से वो खरीद के लेकर आए थे। तो वो बैल बहुत ही उनको प्यार करते थे, दादाजी को भी बहुत प्यार करते थे और दादाजी उन बैलों को भी बहुत प्यार करते थे। तो उनकी देखभाल करना, पूरे दिन का खाना वाना खिलाना, इन सब में दादाजी लगे रहते थे। मैं आपको इस गांव का पहले लोकेशन बताता हूँ। ये गांव जो है ये सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। वही सरयू नदी नेपाल से होते हुए आती है और घाघरा भी बोलते हैं इसको। तो घाघरा जो है मेन रिवर है, घाघरा से आकर फिर ये सरयू जो है अयोध्या को कट के आ जाती है। और इसी का सरयू का ही एक छोटा सा नदी का पार्ट है। तो ये गाँव जो है ये इस नदी के जस्ट किनारे पर ही बसा हुआ है। अक्सर जब नेपाल में तेज़ बारिश होती है या वहाँ से पानी छोड़ा जाता है तो ये पूरा इलाका जो है वो बाढ़ से प्रभावित होता है। मतलब बाढ़ का पानी इस पूरे गांव में आ जाता है। अब कहानी की शुरुआत होती है, ये उसी वक्त की बात है जब बरसात का टाइम था। मतलब यही जून जुलाई का मौसम चल रहा था। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा बारिश होती है तो बाढ़ आती है, अगर नहीं होती है तो बाढ़ नहीं आती है। तो फसल जो है वो नदी के उस पार भी अच्छी खासी हो जाती थी, क्योंकि बाढ़ से जो मट्टी बहकर आती है वो बहुत ही उपजाऊ होती थी। तो लोग चाहे बाढ़ आए या ना आए खेती ज़रूर करते थे। और उस टाइम पे खेती ही एक साधन था। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाने पीने की ज़रूरतें कहाँ से पूरी होती, खेती करके ही लोग अपना गुजर बसर किया करते थे। ना उस वक्त इतनी अच्छी नौकरियाँ थी और ना ही कुछ साधन थे। तो फिर जुलाई का मौसम था। दादाजी भी अपने खेतों की जुताई करने के लिए नदी के उस पार गए हुए थे। काफ़ी लोग गए हुए थे। अचानक से मौसम बदल जाता है। तो सुबह सुबह जब गए तो हल्की हल्की धूप निकल आई थी और मौसम बिल्कुल साफ़ और अच्छा था। पर जब ये लोग खेत की जुताई कर रहे थे, मतलब अगल बगल सभी लोग जोत रहे थे, उसमें ये रामकिशन दादाजी भी थे। अपने खेतों में अपने दोनों बैलों से खेत की जुताई कर रहे थे। तो खेत की जुताई करते वक्त अचानक से मौसम बदल गया। अब एकाएक तेज़ बारिश होने लगी, मतलब मूसलाधार बारिश जिसे कहते हैं वो होने लगी। अब सभी लोग अपने अब बारिश में क्या करते, कुछ लोग तो जब देखा कि बारिश होने वाली है तब भी अपने बैलों को लेकर चले गए। तो रामकिशन दादाजी जो थे वो इंतज़ार करते हैं कि चलो, उनको तो धान लगाना था, मक्का वगैरह बोना नहीं था कि बारिश आएगी तो मेरे खेत की जुताई नहीं कर पाऊँगा। तो वो रुके रहे। वहीं पर एक पेड़ था, उसी पेड़ के नीचे जाकर वो अपने दोनों बैलों के साथ रुक गए और बारिश का रुकने का इंतज़ार करने लग गए। तो बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब जब बारिश ज़्यादा तेज़ होने लगी तो दादाजी ने बोला कि लगता है अब घर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बारिश तो रुक ही नहीं रही है। तो उन्होंने क्या करा, अपने दोनों बैलों को लेकर नदी के रास्ते जो है नदी को क्रॉस करके गांव में आना था, तो निकल पड़े। तो दादाजी जब नदी के किनारे पहुंचे तब उन्होंने देखा कि उनके गांव का एक आदमी जिसका नाम हरी था वो नदी क्रॉस करके और खेतों की तरफ कहीं जा रहा है। तो दादाजी ने उससे पूछा कि यार, इतना बारिश हो रही है और तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो। तो हरी उनको देखता है और जस्ट एक स्माइल करता है। और वो स्माइल इतनी अजीब थी, इतनी वियर्ड थी कि दादाजी सोचते हैं
कि हरी ने इससे पहले मेरी बातों का हंस के जवाब दिया है, मगर ऐसे वो तरीका बहुत ही अजीब था। तो दादाजी खैर उसको नज़रअंदाज करते हैं और अपना बैलों को लेकर जब वो नदी में घुसते हैं तो देखते हैं कि नदी का जो पानी था ना वो धीरे धीरे तेज़ होने लगा था, क्योंकि शायद पानी का बहाव जो था बारिश के कारण तेज़ हो गया था। अब वो जब धीरे धीरे नदी में थोड़ा और अंदर जाते हैं तो उनके ना पैर उखड़ने से लगते हैं और जो बैल थे ना वो चौंकने से लगते हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ अजीब चीज़ देख ली हो, तो पानी में बहुत ही उछल कूद मचाने लगते हैं। अब आपको शायद पता होगा कि जानवर जो होते हैं ये सब चीज़ बहुत जल्दी महसूस हो जाती है, या शायद वो देख भी लेते हों। उनका अपना एक अलग सेंस होता है जानवरों का, और वो बहुत तेज़ होता है, तो वो इन सब चीज़ों को अच्छे से महसूस कर सकते हैं। तो जो बैल थे दोनों उछल कूद मचाने लगे, लेकिन अब दादाजी ने किसी तरह बैलों को काबू में किया और किसी तरह नदी क्रॉस करके अपने गांव की तरफ आ गए। अब जब वो गांव की तरफ आ गए तब उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे जो चौपाल था जहाँ सभी लोग मिलकर बैठते थे, ताश वगैरह खेलते थे, वहाँ पर काफ़ी लोग खड़े हुए थे। तो दादाजी ने उनसे पूछा, क्या इतना तेज़ बारिश हो रही है और मैंने अभी हरी को नदी के दूसरी तरफ जाते हुए देखा है, इतनी बारिश में वो पता नहीं कहाँ जा रहा है। और मैंने उसको बोला कि कहाँ जा रहे हो, तो बड़ा अजीब सा उसने मेरे को रिस्पॉन्स दिया। तो वहाँ जो लोग खड़े हुए थे वो दादाजी की बात सुनकर काफ़ी हैरान होते हैं, और वो दादाजी को बोलते हैं कि दादाजी अभी तो हमारे साथ हरी खड़ा हुआ था और वो तो अपने घर की तरफ गया है, जस्ट अभी आपके आने से बस 1 मिनट पहले ही गया होगा। दादाजी सोचते हैं यार ये कैसे हो सकता है, अभी तो मैंने उसको नदी के उस तरफ देखा है और इतनी जल्दी ऐसा हो नहीं सकता कि वो मुझसे पहले आ जाए। तो दादाजी क्या करते हैं कि उन लोगों को बोलते हैं नहीं, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। तो सभी लोग क्या करते हैं कि दादाजी के साथ मिलकर हरी के घर जाते हैं। बस बगल में ही, चौपाल के बगल में ही हरी का घर था। अब जब वो लोग हरी के घर पहुंचते हैं तो हरी उस वक्त खाना खा रहा होता है। अब जैसे ही हरी इन सबको देखता है तो बहुत हैरान होता है कि क्या बात हो गई ये सब मेरे घर पे। तो बाहर आकर देखता है तो दादाजी से पूछते हैं कि यार मैंने तुम्हें अभी नदी के दूसरी तरफ देखा, तुम तो दूसरी तरफ जा रहे थे और मैंने तुम्हें बोला भी तो तुमने मुझे कुछ। तो दादाजी की बात सुनकर हरी बहुत ही हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि वो तो नदी के उस पार गया ही नहीं। वो दादाजी को बोलता है, दादाजी मैं तो इन लोगों के साथ खड़ा हुआ था और जस्ट अभी खाना खाने आया हूँ, आपने शायद किसी और को देखा होगा या आपको कोई वहम हुआ होगा, मैं तो गया ही नहीं, तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि आपने मुझे देखा और मैंने आपको रिस्पॉन्स नहीं किया। खैर दादाजी अब इसको नज़रअंदाज करते हैं और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अब आती है इस कहानी की सबसे विचित्र घटना। अब दादाजी अपने बैलों को जो है, बारिश थोड़ी सी थम जाती है तो अपने बैलों को बांध देते हैं नाद पे खाने के लिए। अब बढ़िया से उनको खाना वाना खिलाकर अब शाम ढल जाती है तो वो धुआं करते थे उस वक्त गाँव में, जैसे बारिश के टाइम पे अभी भी करते हैं। पशुओं की जो मच्छर है ना, पशुओं को बारिश के टाइम पे मच्छर बहुत काटते हैं, और एक होता है डांसा बोलते हैं हमारे, जो बैलों का या पशुओं का खून पीता है, तो उससे बचाने के लिए धुआं करते हैं। भूसा वगैरह जो भी है या गीले पत्ते वगैरह वहाँ पर आग जलाकर, तो उनके धुएँ से वो लोग भाग जाते हैं। तो दादाजी वहाँ पर आग जलाते हैं और बैलों को वहाँ बांध देते हैं। थोड़ी देर धुआं बैलों को लगता है तो मच्छर चले जाते हैं। अब बैल क्या है, खाने के बाद आराम करने लगते हैं और दादाजी भी आके अंदर अपने कमरे में आराम करने लगते हैं। अब दादाजी का जो रूम था जहाँ दादाजी सोते थे, वहाँ से आराम से बैलों पर नज़र रखी जा सकती थी। तो दादाजी जब आराम कर रहे थे तो दादाजी देखते हैं कि अचानक से ना उनके बैलों के पास उनको एक अजीब सी आकृति दिखाई देती है, जैसे कोई सफ़ेद कपड़ों में कोई महिला जैसे औरत खड़ी हो, ऐसा कुछ दिखता है उनको। तो दादाजी सोचते हैं यार ऐसा कैसे हो सकता है। अब वो अंधेरे में दिखता है, अब वो आकृति जो थी वो अंधेरे में थी तो इतना साफ दिखा नहीं दादाजी को। तो दादाजी उठते हैं और अपनी टॉर्च लेते हैं और जहाँ बैल बंधे हुए थे उसके पास जाते हैं। अब जब वो पास जाकर देखते हैं तो वहाँ पर तो कोई दिखता ही नहीं है, और बैल भी जो थे वो काफ़ी चौंक गए थे और इधर उधर देख रहे थे, कान खड़े थे बैलों के, और उनको देखकर दादाजी को तेज तेज से बैल चिल्ला रहे थे। तो दादाजी सोचते हैं यार देखो ऐसा तो हो नहीं सकता, ज़रूर बैलों ने भी कुछ देखा है तब ये ऐसे चौंके हुए हैं। अब दादाजी को उस रात तो नींद ही नहीं आती। उनके साथ अब 2 घटनाएं ऐसी हो चुकी थी जिसे अब किसी को बता भी नहीं सकते, किसी को बता भी रहे थे तो कोई यकीन नहीं कर रहा था। अब दादाजी खैर रात भर बैलों के पास ही रहते हैं। बैल भी शाम तो जाते हैं और आराम से बैठ जाते हैं। दादाजी भी वहीं पर खाट या कुर्सी लगाकर बैलों के पास ही बैठे रहते हैं। होती है सुबह, सुबह का मौसम फिर से अच्छा था।
लेकिन नदी का जो पानी का बहाव था वो अब धीरे धीरे तेज हो गया था। अब मतलब बाढ़ नहीं आई थी, मगर नदी का पानी बारिश के कारण तेज हो गया था। इतना तेज था कि उसमें तैरकर जाया जा सकता था उस पार, या फिर नाव के सहारे उस पार जाया जा सकता था। लेकिन पहले के लोग जो थे वो अच्छे खासे तैराक हुआ करते थे, और ख़ासकर बाढ़ वाले इलाकों के लोग। आज भी आप देखोगे तो बाढ़ वाले इलाके के लोग जो हैं वो काफ़ी तैराक होते हैं, और वो तो खैर काफ़ी सालों के पहले की बात है। तो उस वक्त तो काफ़ी लोग अच्छे तैराक हुआ करते थे, और पशु लोग तो वैसे भी अच्छा खासा तैर ही लेते हैं। तो दादाजी जब अपने बैल को लेकर जा रहे थे तो इस वक्त उनका बेटा रामकिशन दादाजी का जो बेटा था, बड़ा बेटा, उसका नाम था राम अवतार, वो भी उनके साथ था। अब वो नदी के उस पार बैलों को लेकर जा रहा था, तो पहले उसने बैल को तैरा दिया, बैल उस पार पहुंच गए, उसके बाद ये खुद तैरकर उस पार पहुंच गया, और दादाजी भी अपना हल वल लेकर उस पार किस तरह पहुंच गए। अब खेत की जुताई फिर शुरू होती है। अब इस वक्त बैल से जुताई जो है वो दादाजी को जो बेटा था वो कर रहा था, और दादाजी जो घास है ना वो खुरपी से घास वास निकाल रहे थे। अचानक से दादाजी को ऐसा महसूस होता है कि बहुत तेज सड़न वाली गंध आ रही है। दादाजी अपने बेटे को बताते हैं कि यार मुझे ना यहाँ पर बड़ा अजीब सा लग रहा है और बहुत बदबू आ रही है। राम अवतार कहता है कि बदबू तो मुझे भी आ रही है, मगर ये लगता है कोई जानवर वानवर मर गया है, उसी की बदबू होगी। अब खेत का जुताई धीरे धीरे पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो राम अवतार बैलों को लेकर वापस अपने गांव आ जाता है, और ये सब मतलब दिन में काम हो जाता है खेत की जुताई का। अब राम अवतार आ गया अपने गांव में। अब दादाजी वहीं रुकते हैं और अपने खेत में जो घास वास था मेड़ के किनारे किनारे वो साफ़ कर रहे थे। अचानक से दादाजी को ना वही गंध दोबारा आती है, और उसका बहुत तेज आती है, मतलब बर्दाश्त के बाहर। अब दादाजी सोचते हैं कि यार क्या है, खेत के आसपास ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा है। तो दादाजी आसपास घूम के ना देखने लगते हैं कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जिसकी बदबू इतनी तेज आ रही है। काफ़ी देर ढूंढने के बाद दादाजी को कुछ नहीं मिलता है। हम दादाजी खैर अपना काम ख़त्म करते हैं और फिर चल देते हैं अपना। अब जब दादाजी गांव की तरफ जा रहे थे तब वो देखते हैं कि शाम हो चुकी थी और हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था। मतलब इतना अंधेरा कि किसी की परछाई या किसी आदमी को पहचानना दूर से नामुमकिन था। एकदम पास आ जाए तो हाँ वो आदमी दिख सकता था, इतना अंधेरा था, ज़्यादा अंधेरा भी नहीं था। अब पानी का बहाव तेज़ था, नदी का पानी का बहने की आवाज़ एक तो वैसे ही इतनी डरावनी थी। अब दादाजी खैर निडर थे तो वो पानी में घुसते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पानी पहले घुटने तक था, फिर धीरे धीरे जांघ तक, अब धीरे धीरे दादाजी के छाती तक पानी था। अब दादाजी यहाँ से तैरना शुरू करते हैं। अब तैरना जब शुरू करते हैं तब पानी का बहाव इतना तेज, अचानक से जब वो बीच में पहुँचते हैं ना तैरते हुए नदी के, तब दादाजी की नज़र पड़ती है मतलब एक मटका, एक सोने का मटका जो कि देखने में काफ़ी बड़ा था, और उसके ऊपर ना लाल कपड़ा बंधा था और वो दूर से बहता हुआ चला आ रहा है दादाजी की तरफ। अब दादाजी उस मटके को देखते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं यार शायद किसी का पानी वानी भरते वक्त या किसी का बारिश का टाइम है, किसी का छूट गया होगा या आगे कहीं बाढ़ वाड़ आई होगी तो ये बहकर इसमें आ गया। अब दादाजी सोचते हैं कि उसको पकड़े, मटके को देखें इसमें क्या है। दादाजी मटके को पकड़ते हैं, लेकिन जब तक वो मटके को पकड़ते हैं इतना तेज़ पानी का बहाव होता है कि दादाजी बहाव के साथ बहने लगते हैं। अब वो किसी तरह मटके को पकड़ तो लेते हैं, अब उसके ऊपर जो लाल कपड़ा बना था दादाजी उसको हटाने की कोशिश करते हैं। अचानक से उस कपड़े के साथ साथ जब वो कपड़ा हटाने की कोशिश कर रहे थे दादाजी, दूसरी तरफ से पानी के अंदर से एक हाथ निकलता है, एक सड़ा हुआ हाथ, एक सड़ा हुआ इंसान का। मतलब बता भी नहीं सकता कि उस वक्त दादाजी का क्या हाल था। वो उस मटके को दूसरी तरफ से पकड़ लेता है। एक तरफ से दादाजी ने मटका पकड़ रखा था दोनों हाथों से, एक तरफ से वो सड़ा हुआ हाथ पकड़ लेता है। अब दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था दादाजी के, लेकिन फिर वो अपने दिल को शांत करने के लिए सोचते हैं कोई लाश वाश होगी तो बहकर आ गई होगी, हाथ वाथ निकल आया होगा कैसे भी। अब अचानक से वो धीरे धीरे वो इंसान पानी से बाहर आने लगा। अब दादाजी को थोड़ा डर लग रहा है। अब वो बाहर निकलता है और वो बोलता है कि ये जो है ये घड़ा पूरा सोने से भरा हुआ है, और अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें दो चीज़ें, मेरी दो शर्तें माननी पड़ेंगी। अब दादाजी को डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन वो डरते डरते उससे पूछते हैं चलो क्या है वो दो चीज़ें बताओ ज़रा। आप इस दोनों की बात हो रही है लेकिन पानी में दोनों बहते जा रहे हैं। अब वो पिशाच या जो भी था वो माया वो दादाजी से बोलती है
कि इस सोने को पाने के लिए तुम्हें 2 चीज़ों की बलि देनी पड़ेगी। एक अपना जो तुम्हारा दाहिना बैल है, दाहिना जो बैल है उसकी बलि देनी पड़ेगी, और दूसरी या तो अपने बड़े बेटे की बलि। अब दादाजी ये सब सुनते हैं, दादाजी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो पानी में थे और वो शक्ति ऐसी थी, वो कुछ कर नहीं सकते। तो दादाजी उसे कहते हैं गुस्से में, तू अपना सोना अपने पास ही रख, ना मुझे अपने बैल की बलि देनी है और ना ही अपने बड़े बेटे की, ये दोनों मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारे हैं। अब वो प्रेत आत्मा, ये जो भी माया थी, उनको बहुत डराती है, बहुत भयानक रूप लेती है, इनको डुबोने लगती है पानी के अंदर, बहते हुए पानी में। अब दादाजी जो है वो सोच लेते हैं कि आज तो भाई मेरा ज़िंदगी का आखिरी दिन है और आज तो मैं मर ही जाऊँगा, लेकिन अपने बैलों को और अपने बड़े बेटे को कुछ होने नहीं दूंगा। अब वो बहते बहते काफ़ी किलोमीटर दूर, आपस में दोनों की झड़प हो रही है, काफ़ी किलोमीटर दूर चले जाते हैं बहते हुए इस पानी में। अब धीरे धीरे दादाजी थक जाते हैं और वो धीरे धीरे पानी के अंदर बेहोश हो जाते हैं। जब दादाजी की आँख खुलती है तब वो अपने गाँव से करीब 60 से 65 किलोमीटर दूर आकर मिलते हैं, और वहाँ पर उनको एक नदी के पास एक मछुआरा जो होता है वो इनकी मदद करता है और इनको पानी से बाहर निकालता है। अब वो जब वहाँ पर उस मछुआरे को सारी बात बताते हैं तो वो मछुआरा इनके गांव तक किस तरह इनको पहुँचा देता है। अब गांव के लोगों से जब दादाजी ये सब चीज़ें बताते हैं तब गांव के लोग ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन दादाजी से भी पुराने एक व्यक्ति थे जो बताते हैं दादाजी को कि ये माया थी, और ये अपने बचपन के दौर में थे तब उन्होंने भी ये कहानी सुनी थी कि इस नदी में ऐसी माया है कि ऐसे ही निकलता है सोने का घड़ा और ऐसे ही लोगों से बलि मांगता है, और जो भी उनकी इस बलि को पूरा नहीं करते या उसकी बात से इनकार करते हैं तो वो उनके ऊपर हावी हो जाता है और उनको पानी में डुबोने लगता है। जब गांव वाले इस बात को सुनते हैं तो गांव के अंदर एक अजीब सा माहौल, डर का माहौल सा पैदा हो जाता है। अब गांव के लोग कभी भी जब पानी में उस नदी को क्रॉस करते थे तो अपने साथ कुछ हथियार, भाला वगैरह, या 2-4 के झुंड में या नाव से कभी भी जा रहे हैं तो कई लोग जब इकट्ठा होते थे तब इस नदी को क्रॉस करते थे। अकेले मतलब काफ़ी दिनों तक कोई भी अकेले उस नदी को क्रॉस नहीं करता था, खासकर जब अब बारिश का टाइम हो और बाढ़ का टाइम हो तो इस नदी को लोगों ने अकेले पार करना बंद कर दिया था। वैसे इस कहानी को सुनकर आपको क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है, या आपने भी कभी कुछ ऐसी चीज़ें सुनी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली कहानी भी हम आपको गांव की ही बताएंगे जो कि बिल्कुल सत्य है और एकदम रियल कहानी है, जो जिनके ऊपर बीती उन्होंने सुनाई है, और जिन्होंने अपने फैमिली के बारे में सुना या उनके फैमिली के साथ हुआ उन्होंने बताई है। तो अगली कहानी हम इसके बारे में बताएंगे। तो आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। अच्छा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फिर मिलेंगे अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।